बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार सरकार की बिहार जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक की कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के गरीब लोग आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। पीएम मोदी ने अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के दिसंबर 2006 के उस बयान का भी जिक्र किया जिससे विवाद पैदा हो गया था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। पीएम द्वारा किए गए इन दावों से साफ होता है कि बीजेपी ओबीसी को बड़े हिंदुत्व के दायरे में रखने और राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साथ ही बीजेपी सामाजिक कल्याण योजनाएं उनमें से सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंचाना चाह रही है। ऐसे में सरकार ओबीसी वर्ग के लिए पिछले 9 साल में किए गए अपने कामों को बुनाएगी, साथ ही इस वर्ग से जुड़ी दूसरी जरूरी मांगों को पूरा करने की कोशिशों में भी जुट जाएगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार चुनाव से पहले वो 3 साल से अटकी ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। क्रीमी लेयर एक आर्थिक और सामाजिक लाइन है जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व रहता है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे के तहत लाभ नहीं मिलते। पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। इस पर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के कोटे से बाहर रखा। क्रीमी लेयर से जुड़े प्रस्ताव में विवाद का कारण बने कृषि संबंधी आय को दायरे से बाहर रखा गया था। वहीं सरकार की योजना क्रीमी लेयर के दायरे को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की है। आपको बता दें, क्रीमी लेयर बढ़ाने का मामला 2021 से अटका हुआ है। बिहार में जारी किए गए जातीय सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.12%, मुसलमान 17.52%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। इस संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ों के सामने आने के बाद पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेताओं को तो आने वाले चुनाव में फायदा मिल ही सकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही इस सर्वे के जारी होने के बाद देश की राजनीति धर्म बनाम राजनीति के 2 धड़ों में बंट गई है। वहीं आने वाले चुनाव में अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी अब इस जातीय सर्वे के तोड़ के रूप में अपने कार्यकाल में पिछले 9 सालों में ओबीसी के पक्ष में लिए गए अपने फैसलों को आक्रामक प्रचार के लिए व्यापक अभियान छेड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें ओबीसी आयोग को दिया गया संवैधानिक दर्जा, नीट में ओबीसी कोटा, ओबीसी छात्रों को फेलोशिप, पहली बार ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना, नवोदय, सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण, एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। सरकार ये भी बताएगी कि केंद्रीय योजनाओं के कारण ओबीसी को कितना लाभ पहुंचा है। मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में अनुमानित 480 मिलियन लोगों ने जनधन बैंक खाते खोले, जहां सामाजिक क्षेत्र के लाभ सीधे स्थानांतरित किए जा रहे हैं। लाभों में बिजली, पक्के घर, पीने का पानी, शौचालय, रसोई गैस, बीमा, वित्तीय समावेशन के साथ साथ व्यापार संबंधित संपार्श्विक मुक्त वित्त तक पहुंच शामिल है। ये सभी लाभ बिना किसी ट्रांसमिशन हानि के सीधे लोगों के खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि अधिकांश लाभार्थी पिछड़े समुदायों, ओबीसी या दलित से हैं और वो इसे स्वीकार करते हैं। मतदाताओं के इस वर्ग को लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए भाजपा नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी उन्हें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन योजनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। जानकारों के मुताबिक सेवाओं के प्रभावी वितरण और लाभार्थी निर्वाचन क्षेत्र के विकास ने भाजपा को जाति पहचान की राजनीति को कमजोर करने में मदद की है। इसके अलावा बीजेपी की योजना समान नागरिक संहिता को लागू करने की भी हो सकती है, जिसमें सभी नागरिकों को एक समान कानून बनाने की वकालत की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कहें समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो इस कानून का मतलब देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होने से है। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है, जिसमें यह कहा गया है कि पूरे भारत के राज्यों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र में बना हुआ है और बीजेपी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर देती रही है। अब जातीय सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद और 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। विपक्षी गुटों में कई लोगों का मानना है
कि बिहार जाति सर्वेक्षण मंडल बनाम कमंडल राजनीति के दूसरे चरण की शुरुआत हो सकता है, जिससे भाजपा के लिए हिंदुत्व की कथा को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मंडल आंदोलन के बाद से भाजपा ने एक लंबा सफर तय किया है। 1980 और 1990 के दशक में जनता दल ने ओबीसी के मुद्दे का समर्थन किया था, लेकिन इसके पतन और अलग समूहों के कमजोर होने से भाजपा को मदद मिली। कई भाजपा नेता इन संगठनों से आए हैं। आज भाजपा और संघ परिवार सक्रिय रूप से अपने काडर का निर्माण कर रहे हैं और ओबीसी समुदायों के बीच से नेतृत्व विकसित कर रहे हैं। वो भी टिप्पणी करते हैं कि अब स्थिति 1990 के दशक से अलग है। 1989 में ओबीसी सांसदों की संख्या अचानक 11% से बढ़कर 21% हो गई थी और 2004 तक बढ़ती रही। उस वक्त तक ये 26% तक पहुंच गई थी। हालांकि 2009 में ये घटकर 18% पर आ गई थी। इसके बाद 2019 में सबसे ज्यादा भाजपा के 1/3 सांसद 301 में से 113 ओबीसी समुदाय से थे। ये विस्तार ऊंची जातियों के विस्तार को कम करने की रणनीति पर हुआ था। वहीं 6 अन्य राज्य भी अपने अपने जाति सर्वेक्षण कर रहे हैं। भाजपा को इस बात का एहसास है कि 2024 के आम चुनाव के लिए ओबीसी उसकी योजनाओं के केंद्र में है। पार्टी को इस बात पर निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या ओबीसी के लिए अधिक आरक्षण की मांग के रास्ते पर चलना है या जातिगत पहचान पर पर्दा डालने के लिए बड़े हिंदुत्व क्षेत्र का इस्तेमाल करना है। हालांकि मंडल वर्सेस कमंडल की पहली लड़ाई में बीजेपी बिल्कुल पिछड़ गई थी। उसे 10 साल बाद सहयोगियों के जोड़ तोड़ से सत्ता नसीब हुई थी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ओबीसी जातियों का दबदबा है। कर्नाटक में भी जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करने की मांग तेज हो गई है। यहाँ भी करीब 42% ओबीसी हैं। उत्तर भारत के राज्यों में भी ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 45% के आसपास है। सीएसडीएस के मुताबिक हिंदी हार्टलैंड में जहां ओबीसी वोटर्स सबसे अधिक प्रभावशाली हैं, वहां लोकसभा की 225 सीटें हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन को 2019 में इनमें से 203 सीटों पर जीत मिली थी। सपा बसपा को 15 और बाकी 7 सीटें कांग्रेस को मिली।